सोई हुई राजकुमारी परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े। पेड़ एक पत्थर पर पड़ी और पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजामांड रखा। रोजामांड के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजामांड को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामांड को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजमांड को ये श्राप दिया, 16वें जन्मदिन पर रोजमांड की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गई। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बता दिया कि श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजमांड को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजमांड को विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजमांड अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजमांड के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजमांड सोती रहेगी। रोजमांड की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर, सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोजमांड के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोजमांड उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोजमांड बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रोजमांड का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वास पात्र दासी डायना
को रोजमांड का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गई। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देख रोजमांड राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजमांड उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजमांड भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजमांड सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार की सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजमांड ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वह दुष्ट परी थी। उसने रोजमांड को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजमांड ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोजमांड के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजमांड को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजमांड को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजमांड कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजमांड को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजमांड को महल लेकर चलते हैं और उसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार उसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजमांड को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहाँ थे वहीं सो गए। उसके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियां उग आई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजमांडा की कहानी दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजमांडा को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजमांड को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं माना और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजमांड को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया हुआ पड़ा है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर दरबार में पहुंचने पर उसने राजा, रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजमांड सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोजमांड को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजमांड के बारे में सुनकर जो प्रेम बीज फूटा था वह और भी गहरा हो गया। उसने रोजमांड के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया। इसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजमांड नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार अपने सामने पाया।
वह समझ गई कि वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजमांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजमांड राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजमांड और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा की। दूसरे दिन रानी और रोजमांड महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसने में दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजमांड के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रोजमांड के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजमांड को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोजमांड और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो यह थी सोई हुई परी की बहुत ही अच्छी कहानी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।